नमस्ते दोस्तों, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल मिस्टर लॉ पे। जैसा कि हम लोग कंपनीज एक्ट के सेक्शन के सीरीज पढ़ रहे हैं, इसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हम आज सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हमें ये समझना है कि सेक्शन 4 और सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है, किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है, और सेक्शन 5 जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने तो कई बार सुना कि भाई मेमोरेंडम में ये करना है, मेमोरेंडम वो होता है, मेमोरेंडम ये होता है, मेमोरेंडम आर्टिकल ये होता है, आर्टिकल विषय में अगर ये लिखा हुआ है, ऑथराइज किया गया तभी ये कर सकते हैं। अगर कोई बियॉन्ड द एक्ट कर दिया, अल्टावाइज कर दिए, फिर मेमोरेंडम से बाहर कर दिए, तो मेमोरेंडम 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 सुनते सुनते तो थक गए भाई, पर मेमोरेंडम का रियल मीनिंग नहीं समझ पे आया। हमने ये भी जान के कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये होता है जहाँ पास शेयर होल्डर्स के नाम लिखे जाते हैं, ऐसा ऐसा, ये सारी चीजें हम जान तो गए पर लेकिन एकदम डिटेल्ड वर्जन, डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ा कभी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कभी डिटेल वर्जन में जानने की कोशिश भी नहीं की। बस हमने कंसेप्ट जहाँ आया तो एक बार जहाँ ये कि मेमोरेंडम में ये चीज करनी पड़ती है, ये अथराइजेशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथराइजेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बायबैक ही करना चाहते हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथराइजेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, पर लेकिन हमने वर्ड वर्ड बस सुना, कभी ये जानने की कोशिश की कि इसके अंतर्गत होता क्या है, मेमोरेंडम में आर्टिकल में क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। तो बस आज आप एक सही जगह पे हैं जहां आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लॉ को तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे कि भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 3 कहता क्या है, सेक्शन 4 कहता क्या है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 कहता क्या है। तो ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द टॉपिक, that is section 4 and section 5 memorandum of association and article of association. Okay, section 4 and section 5 memorandum of association and article of association. तो सेक्शन 4 बात किसके बारे में करता है? जो सेक्शन 4 है हमारा, जो सेक्शन 4 है बात किसके बारे में करता है? सेक्शन 4 जो है वो बात करता है मेमोरेंडम के बारे में बात करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है। ठीक है ना। सेक्शन 4 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का किसके बारे में बात करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है। मेमोरेंडम मतलब बोला क्या गया, हम ये तो जानेंगे कि भैया सेक्शन 4 के अंतर्गत मेमोरेंडम के बारे में बताया गया है, पर लेकिन मेमोरेंडम को डिफाइन कहाँ किया गया, सबसे पहले हमें उसे पढ़ना है। हम तो जानते हैं कि सेक्शन 4 के अंतर्गत मेमोरेंडम के बारे में बताया गया है, पर इसे डिफाइन कहाँ किया गया है, इसे डिफाइन कहाँ किया गया है, इसे डिफाइन कहाँ किया गया, हमें ये चीज मेन पढ़नी है। तो जैसे इसे डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के क्लॉज 56 के अंतर्गत, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 56 के अंतर्गत डिफाइन किया। कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 के सबसेक्शन 56 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। बोला क्या किया इसमें? बोला गया कोई, इट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया गया है या फिर अल्टर किया गया है, जो कि जैसे क्या किया, ओरिजिनली फ्रेम किया गया और अल्टर किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। बातों को गौर कीजिएगा, प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट का मतलब क्या बोला गया? जैसे कि हम सभी जानते हैं जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी 2013 जो अमेंड करके एक नया एक्ट लाया गया है, पर उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। तो यहाँ पर जो प्रीवियस कंपनी लॉ की बात चल रही है ना, तो प्रीवियस कंपनीज लॉ जो है वो 1956 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 1956 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 1956 की बात चल रही है। ठीक है ना। तो क्या बोला गया? मेमोरेंडम को कहाँ डिफाइन किया गया? मेमोरेंडम को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 56 में डिफाइन किया, जिसे बोला क्या गया है? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जिसे ओरिजिनली हम फ्रेम करते हैं या फिर अल्टर करते हैं। फ्रेम करना और अल्टर करने का मतलब क्या होता है? हमने देखो, मेमोरेंडम जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये जिंदगी में जो कंपनी बनती है, कंपनी में एक बार ही बनाया जाता है मेमोरेंडम। ये नहीं कि हर साल नया बनाया जाता है, हर साल नहीं है। मेमोरेंडम को आप या तो फ्रेम कर सकते हो या तो अल्टर कर सकते हो, पर लेकिन मेमोरेंडम को हर साल बनाया नहीं जाता है। मेरी बात को गौर कीजिएगा, मेमोरेंडम को हर साल बनाया नहीं जाता है, या फिर मेमोरेंडम को हमेशा बना नहीं सकते। मेमोरेंडम कंपनी में एक ही बार बनाया जाता है, बस उसे फ्रेम और अल्टर कई बार किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोला गया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जिसे ओरिजिनली फ्रेम किया जाएगा। ओरिजिनली वर्ड का ही मतलब, हम एक एक वर्ड को गौर करिएगा, एक एक वर्ड को हम लेके चलेंगे। ओरिजिनली मतलब जो ओरिजिनल मेमोरेंडम है ना, उसे क्या किया जाएगा? फ्रेम किया जाएगा और अल्टर किया जाएगा। कब? टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कुछ चीज अगर नहीं डालनी है तो ये डालनी है, वो सब चीजें। तो यहाँ पास प्रीवियस कंपनी के बारे में किसकी बात कर रहे हैं? 1956 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन ने मेमोरेंडम जो डिफाइन किया गया, अपन ये चीज पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 के अंतर्गत जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन दी गई हैं, हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत बात करेंगे। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? मेमोरेंडम ऑफ लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द फॉलोइंग।
जो मेमोरेंडम होगा किसके, लिमिटेड कंपनी का, है ना। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि आप सभी जानते हैं सीरीज चला रहे हैं पूरी कंपनीज एक्ट की, है ना। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो पे हमने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कौन होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन होती है, इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया अपने प्रीवियस वीडियो पे, आप जा सकते हैं। सेक्शन 2 डिफिनेशन के बारे में बात करता है, वहाँ पास और भी कई सारी कंपनियों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो वहाँ पास आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू कंपनी सब क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पास क्या बोला गया, जो मेमोरेंडम है किसका, लिमिटेड कंपनी का, वो कुछ चीजें बताता है। क्या बताता है, सबसे पहला नेम क्लॉज। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा नेम क्लॉज। जो नेम क्लॉज है ना, उसे कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बताया गया है। फिर उसके बाद आपको कौन सा क्लॉज बताना है, सब सिचुएशन क्लॉज बताना है। सिचुएशन क्लॉज जो है ना, वो सबसेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर बताया गया है। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है ना, वो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंतर्गत बताया गया। फिर जो लायबिलिटी क्लॉज है, ये 4 के सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंतर्गत बताया गया है। फिर कैपिटल क्लॉज आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसेक्शन क्लॉज आता है, जो कि सब 4 के सबसेक्शन 1 क्लॉज ई के अंतर्गत बताया गया है। अब हम एक बाय एक पढ़ेंगे कि नेम क्लॉज किसे कहते हैं, सिचुएशन क्लॉज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज किसे कहते हैं, लायबिलिटी क्लॉज किसे कहते हैं, कैपिटल क्लॉज किसे कहते हैं और सब्सक्रिप्शन क्लॉज किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं नेम। नेम क्लॉज कहते हैं तो किसे कहते हैं, क्या है जो नेम क्लॉज होता है, इंडिकेट करता है क्या कि वेदर क्या कंपनी प्राइवेट है या तो पब्लिक है। नेम क्लॉज होता है दो चीज इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है वो तो प्राइवेट कंपनी है या फिर वो पब्लिक कंपनी है। दो चीज इंडिकेट करता है, पहला कि वो पब्लिक कंपनी है या फिर वो प्राइवेट कंपनी है। कोई भी अनडिजायरेबल, कोई भी जो ऐसा कोई जो नेम है जो अनडिजायरेबल है, ठीक है ना, जो स्पेसिफाई किया गया रूल 8 ऑफ द कंपनीज में, उसे नहीं रखना है। मतलब कि ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना है जो कि अनडिजायरेबल है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या बोला, कंपनी को अलाउ नहीं किया गया है यूज करने का कोई भी ऐसा नेम जो कि प्रोहिबिट किया गया है। कि एक एक्ट है, इस एक्ट का नाम है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। इस एक्ट के अंतर्गत जो नाम प्रोहिबिट किए गए हैं उस नाम, उसमें जो भी नाम प्रोहिबिट किए गए वो नाम आप क्या नहीं रख सकते हो, कंपनी का नाम नहीं रख सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे मूव करते हैं। तो नेम क्लॉज मतलब कुछ नहीं होता, एक ऐसा क्लॉज होता है जिसे, एक नेम क्लॉज कौन सा होता है, एक ऐसा क्लॉज जहाँ बताया जाता है कंपनी सबसे पहले है क्या, प्राइवेट है, पब्लिक है, फिर कंपनी का नेम क्या होता है, ये चीज नेम क्लॉज में बताई जाती है। तो नॉर्मल सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। फिर आता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज मतलब ये था भैया तुम्हारी कंपनी जो है वो कहाँ है, एस्टैब्लिश कहाँ है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। तो जो ये सिचुएशन क्लॉज है ना, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कंपनी का कहाँ सिचुएटेड है। क्या, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, ये केवल किस कौन बात करता है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बात करता है, जो कि किसमें बात करता है, सिचुएशन क्लॉज के बारे में बात करता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कहाँ है, कंपनी जो कि फर्निश करेगी किसको, रजिस्ट्रार को, वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी जो होगी क्या करेगी, देखिए अगर जैसे ही आपने, आपको सिचुएशन कंपनी होगी ना, जैसे मान लीजिए आपने क्या खोला है, प्राइवेट खोली है, प्राइवेट का पब्लिक कंपनी खोली, आपने खोल ली, मान लीजिए हम चलते हैं बात करते हैं पब्लिक कंपनी खोल ली, ठीक है ना। अब जैसे आपने पब्लिक कंपनी खोली ना, तो जो ये आप होगे ना, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। आपको क्या फर्निश करना पड़ेगा, आपको फर्निश करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, क्या, वेरिफिकेशन किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस का, वेरिफिकेशन किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। कितने दिन के अंतर्गत सबमिट करना पड़ेगा, 30 दिन के अंतर्गत। कितने दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा आपको, 30 दिन के अंतर्गत। किस फॉर्म में, मेन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है INC 22 फॉर्म पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो सिचुएशन क्लॉज में बस इतनी सी बात बोली गई। सिचुएशन क्लॉज जो क्या बताती है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का है। मान लीजिए आप कोई भी कंपनी खोला, आपने कंपनी खोला, उसको आपको कहना है जिस दिन से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ ना, जिस दिन से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, आपको फर्निश करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, क्या, वेरिफिकेशन किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस का। किस फॉर्म पे करना पड़ेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बोलती है INC 22 फॉर्म पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंतर्गत। ऑब्जेक्ट क्लॉज किसके बारे में बात करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बोला गया, ये स्टेट करता है, इट स्टेट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब सब जानते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी कारण क्या था। सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है, ये बोलता है कि कंपनी किस लिए फॉर्म क्यों, किस लिए की गई है। मेन बात क्या बोल रहा है, कंपनी फॉर्म क्यों, किस लिए की गई, किस पर्पज के लिए। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पज, किस पर्पज के लिए कंपनी को फॉर्म किया गया। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताएगा आपका कि आप किस पर्पज के लिए कंपनी को क्या किए हो, फॉर्म किए हो। ठीक है ना, उसके बाद अपन मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है, लेबिलिटी क्लॉज। लेबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है, स्टेट करता है लेबिलिटी किसकी, मेंबर की, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। लेबिलिटी क्लॉज किसके बारे में बात करता है, मेंबर की, लेबिलिटी किसकी, लेबिलिटी ऑफ मेंबर, जो कि क्या होगी, जो कि क्या होगी, या तो लिमिटेड होगी या तो अनलिमिटेड होगी। लेबिलिटी क्लॉज क्या बताएगा कि जो मेरी कंपनी है, अब मैंने मेरी अपनी कंपनी खोली, अब मैं अपने को मैं क्या करना है, लेबिलिटी क्लॉज में ये डालना है कि मेंबर की जो लेबिलिटी है ना, या तो वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड। तो मेरे को ये चीजें लेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत लगा बतानी है। फिर आता है क्या, कैपिटल क्लॉज। क्या आता है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या बोला गया, स्टेट करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल
जो कंपनी जिसके साथ कंपनी होती है रजिस्टर्ड, मतलब कि आप कितने कैपिटल के साथ कंपनी को अपने रजिस्टर किया, आपकी कैपिटल क्या लगाया शुरू से में, आपकी कितनी कैपिटल जिससे आप कंपनी को क्या रजिस्टर्ड किया। जैसे कि आप देखे होंगे मैंने सब में सेक्शन लिखा कि सेक्शन इसके अंदर ये चीज इसके अंदर डिफाइन की गई, पर लेकिन मैंने सेक्शन कैपिटल क्लॉज के अंतर्गत नहीं किया। तो कैपिटल क्लॉज जो है ना वो सेक्शन 60 और सेक्शन 61 के अंतर्गत बताया गया है, सेक्शन 60 और सेक्शन 61 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अपन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज के बारे में। सब्सक्रिप्शन क्लॉज किसके बारे में बात करता है? सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, जो सब्सक्राइबर होते हैं वो एग्री करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें जो सब्सक्राइबर होते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिए, सब्सक्राइबर होते हैं वो एग्री करते हैं क्या करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइबर जो होते हैं एग्री करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ शेयर्स। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया। ये कौन क्या बताता है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताता है। कौन बताता है? फिर से पूछना चाहता हूँ, ये कौन बताता है? ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट मूव करेंगे। फिर जब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, तो अब आता है सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? नेम स्टेट्स इन मेमोरेंडम शेल नॉट बी आइडेंटिकल। मेन बात सुनिए, मेन बहुत यहाँ पर क्या बोला, अपन जैसे बात करें तो अपन नेम क्लॉज करना पड़ेंगे। तो नेम क्लॉज में ये बोला गया जो नेम होगा किसका मेमोरेंडम का ना, वो कभी भी धोखे से भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जो नेम होगा किसका कंपनी का वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बोलेगी, नेम तो सबसे पहले क्या नहीं चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। सेल नॉट लिखा हुआ है ना, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक कंपनी खोली और उसी कंपनी के नाम से कोई और भी कंपनी चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बी सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी यूज किया गया किसी दूसरी कंपनी के द्वारा। यूज बी सच दैट इट यूज्ड बाय कंपनी, मतलब कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हो कोई भी ऑफेंस किसी भी लॉ के अंतर्गत। मतलब आप कंपनी का अगर नाम रखना चाहते हो ना, कोई आप ऐसा नाम मत रखो जो कि क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो कि क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है किसी भी प्रकार का ऑफेंस किसी भी लॉ के अंतर्गत। किसी भी लॉ के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस क्या नहीं कर रहा है, कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है ये कंपनी का नाम। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोलेगी, दूसरी चीज बोलती है अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। किसके ओपिनियन में? सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में नाम अनडिजायरेबल है तो वो नाम आप नहीं रख सकते हो किसका, कंपनी का। तो ये बात बोली गई सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3, जो किसके बारे में बात, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 बात क्या करते हैं? इसमें ये बोला गया बिना प्रेजुडाइज किए हुए प्रोविजन किसका, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 का। मतलब जो चीजें जो बातें सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में लिखी गई हैं, है ना, कि नाम के बारे में बताया गया है जो उस सेक्शन को बिना प्रेजुडाइज किए, बिना उस सेक्शन को नुकसान, प्रेजुडाइज मतलब क्या, बिना उस सेक्शन को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना उस सेक्शन को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है ना, जो कंपनी होगी वो रजिस्टर नहीं करेगी एक ऐसे नेम से जो कंटेन करता है कोई भी वर्ड, बात को गौर करिएगा, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पेट्रोनेज हो, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। मेरी बात ध्यान सुनिए, गौर से सुनिएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ बिना प्रेजुडाइज किए। जो सबसे अपन ने क्या पढ़ा सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत पढ़ा क्या, अपन ने सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ये पढ़ा कि भैया नेम क्लॉज के बारे में बताता है। तो इसमें ये बोला गया है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 का जो प्रोविजन दिया गया है ना, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए, उसको बिना कंट्रावेन किए, इसको बिना कुछ भी किए हुए, जो नाम होगा ना कंपनी का, जो कंपनी का नाम होगा ना, वो रजिस्टर नहीं किया जाएगा कोई ऐसे नेम से जो कंटेन करता है कोई भी वर्ड। मान लीजिए कोई भी नाम है जो कंटेन कर रहा है किसी प्रकार का वर्ड कंटेन कर रहा है, या फिर क्या कंटेन कर रहा है, एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है। मेरी बात को गौर करिएगा, जो कि पेट्रोनेज है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। पेट्रोनेज मतलब होता है सहायता। इसमें आप मतलब कि इनसे इंटरलिंक कर रहा हूँ, मतलब कि आप कोई भी नाम ऐसा नहीं लगाओगे जो कि जिसमें कोई ऐसा वर्ड लिख किया हो, या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेस कर रहा हो, उसको कंपनी का नाम ही अपने आप में ऐसा एक्सप्रेस कर रहा हो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है या फिर ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। तो कोई ऐसा नाम आपको नहीं लगाना है जो कि क्या बता रहा हो कि आपकी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है। और साथ ही साथ क्या बोला गया, वो जो वर्ड होगा और एक्सप्रेशन होगा वो कंटेन भी कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था पिछले वीडियोस पे, ऐसा कोई लॉ ही नहीं जिसका कोई एक्सेप्शंस ना हो। तो वो जो वर्ड है एक्सप्रेशन हम कंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए ऑब्टेन करना पड़ेगा क्या,
परमिशन। सबसे बड़ी बात क्या ऑब्टेन करनी पड़ेगी, परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। हमें क्या ऑब्टेन करनी पड़ेगी भाई, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। ऑन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम दैट केस क्या कर सकते हैं, हम वर्ड या एक्सप्रेशन कंटेन कर सकते हैं जो कि आश्रय दे रहा हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4। ठीक है, बोला पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन वेब बेस्ड फॉर्म रन इन प्रिस्क्राइब मैनर। पर्सन जो हो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा किसमें, वेब बेस्ड रन फॉर्म में देगा। किसमें देगा, वेब बेस्ड रन फॉर्म में देगा, जो मैनर प्रिस्क्राइब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, रजिस्ट्रार जो होगा मे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अलोंग विथ एप्लीकेशन रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखो, जब आपने क्या किया, आपने रजिस्ट्रार को बताया कि भैया मेरे को इस नाम से अपनी कंपनी खोलनी है, तो रजिस्ट्रार जो होगा आपके जो आपने इंफॉर्मेशन दी और आपने डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है ना, वो क्या कर लेगा, उस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो नाम क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा। कितने दिन के लिए करेगा, नॉट मोर देन पीरियड के लिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के लिए क्या कर देगा, नाम को रिजर्व कर देगा। ठीक है, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन दी, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फिर 4 का 6 में क्या बोला गया, जो एमओए होगा, मेरी बात को ध्यान सुनिए, जो एमओए होगा शुड बी इन एनी फॉर्म। जो एमओए होगा वो किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, किसी फॉर्म में हो सकता है जो स्पेसिफाई किया गया है टेबल ए बी सी डी ई ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत। इसमें बोला 4 का 6 मेन बात बोलता क्या, मेन बात ये बोलता है जो एमओए होगा शुड बी इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में हो सकता है जो स्पेसिफाई किया गया किस टेबल्स में स्पेसिफाई किया गया, टेबल ए, टेबल बी, या फिर टेबल सी, या फिर टेबल डी, या फिर टेबल ई, किसका, शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। जो एक्ट का शेड्यूल 1 है उनमें से किसी भी टेबल से क्या कर सकता है, एमओए जो है किसी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टेबल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले क्या क्या है, एमओए क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। एमओए क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि सेट आउट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जो कि क्या सेट आउट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी सेट आउट करता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, एमओए क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि क्या सेट आउट करता है, क्या सेट आउट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी सेट आउट करता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, एमओए जो है ना ये डिफाइन करता है, स्कोप डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, स्कोप किसका, कंपनीज का, कंपनी की एक्टिविटीज का, और उसके रिलेशन किसके साथ, आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ। फिर से बोलना चाहता हूँ, एमओए क्या है, प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि सेट आउट करता है, क्या सेट आउट करता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी जानते हैं क्या होता है, जहाँ पर सारे नियम कानून रूल्स लॉज ये सब चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो सेट आउट क्या करता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट करता है। एमओए जो होता है डिफाइन करता है स्कोप क्या है कंपनी की एक्टिविटी का, उसका रिलेशन कैसा होगा आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ, रिलेशन कैसा होगा उसका, रिलेशन कैसा होगा किसके साथ, आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ। फिर क्या बोला गया, एमओ जो होगा साइन किया जाएगा साथ में, सारे 7 मेंबर्स के द्वारा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, कंपनीज में हम पढ़ रहे थे, है ना, कि 7 मेंबर चाहिए कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो मिनिमम शुरू में 7 मेंबर चाहिए। तो एमओए जो होगा ना वो साइन किया जाएगा सारे 7 मेंबर्स के द्वारा। हमने ये भी पढ़ा था 7 मेंबर, साथ के 7 मेंबर्स का हमें एमओए में क्या करना है, नाम रजिस्टर करना होता है। तो उस 7 के 7 मेंबर्स का हमें क्या करना है, यहाँ पास हमें 7 के 7 में जितने मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, वो साइन करेंगे। एमओए किसके द्वारा साइन किया जाएगा, सारे 7 के 7 मेंबर के द्वारा साइन किया जाएगा। किस केस में, पब्लिक कंपनी केस में। और 2 मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा किस केसेस में, प्राइवेट कंपनी केस में। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में आपको एमओए जो होगा साइन करवा लेना है, 2 लोगों से, 2 मेंबर से करा लिए तो सफिशियंट है। पर लेकिन अगर पब्लिक कंपनी तो मिनिमम आपको 7 मेंबर से कराना ही कराना पड़ेगा। एंड इफ मेंबर, अगर कोई भी मेंबर क्या है, इलिटरेट है, तो फिर वो क्या कर देगा, एफिक्स कर देगा अपना थंब। ठीक है ना, अपना थंब इंप्रेशन क्या कर देगा, एफिक्स कर देगा। ऑन दैट केस एमओ को साइन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल के बारे में बात करता है। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द आर्टिकल सेक्शन 5, हम ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़े ना, इसे पूरे एक चार्ट फॉर्म पे पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं पूरे चार्ट फॉर्म पे। चार्ट फॉर्म पे कंप्लीट करने का मैं पहले बताया हूँ, एक ही उद्देश्य है, हमें इजीली रिवाइज कर सकेंगे और एग्जाम टाइम पे हमें बहुत ही इजीली एग्जाम टाइम पे याद कर सकते हैं। इसलिए बस एक ही मकसद है एग्जाम चार्ट फॉर्म बनाने का, और इसे हम इसे इजीली रिवाइज कर सकते हैं। जो भी हमने पैरा में पढ़ा इजीली हम एक पेज पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बेट। तो ये जैसे कि मैं चार्ट फॉर्म बनाया हूँ, ये मेरा
अभी ऐसे में आप सभी जानते हैं मैं CS फाइनलिस्ट हूँ, प्रोफेशनल में चल रहा है, तो बस प्रोफेशनल की मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। तो ये पूरा चार्ट फॉर्म पे मैंने बनाया है। ये एक एक चीज़ देखिए, मैं पूरा ही खत्म, ये RCD है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, चैप्टर 6 मैंने ये पढ़ा था। तो ये चीज़ें पूरी मैंने चार्ट फॉर्म पे बनाई। अभी जो मैंने चार्ट फॉर्म पे बनाई ना, ये सब मेरे को एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगी। सब मैंने एक एक चीज़ लिखी, तरीके से लिखी, हर एक चीज़ समझ के लिखी। तो इस चार्ट फॉर्म बनाने का एक ही मकसद होता है। अब देखिए मैंने फिर जो आप भी जानते हैं चैप्टर, जो प्रोफेशनल्स में होंगे वो खुद जानते हैं चैप्टर 6 पूरे RCD में सबसे बड़ा चैप्टर है। उसको पूरा मैं इतने चार्ट में कंप्लीट कर दे रहा हूँ, पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये सोचिए कितना बेनिफिशियल है एग्जाम के एक दिन पहले। तो अब इसी तरह हर एक टॉपिक को जब धीरे धीरे चार्ट फॉर्म बनाने लग जाएंगे ना, तो एक दिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि आप पूरा चैप्टर ही पूरा चार्ट फॉर्म बना लेंगे। तो चलिए ये सब तो बात की बात है, अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पे, है ना। देखिए तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा MOA के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हमने? हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 4, जो किसके बारे में बात करता है? MOA के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात करता है, MOA के बारे में बात करता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 4 पढ़ा, जो किसके बारे में बात करता है? MOA के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा MOA के अंतर्गत? सबसे पहले हमने ये पढ़ा, इसे डिफाइन कहाँ किया गया है। मेन चीज हमने सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ी, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 56 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। इसे कहाँ डिफाइन किया गया? इसे डिफाइन किया गया सेक्शन 2 की सब सेक्शन 56 के अंतर्गत डिफाइन किया। हमने ये चीज पढ़ ली, जिसमें क्या बोला गया, इसे ओरिजिनली फ्रेम किया जाएगा और अल्टर किया जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है ना। हमने 2 एक्ट पढ़ा, प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कि कंपनी से 1956। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमारा टॉपिक किसके बारे में पढ़ा? हमने डिफिनेशन पे, इसे कहाँ डिफाइन किया गया? डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के क्लॉज 56 के अंतर्गत डिफाइन किया, जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है, फिर अल्टर किया जाता है टाइम टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? MOA कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ी? फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा 4 का 1 क्या होता है। 4 का 1 किसके बारे में बात करता है? कुछ चीजों को बताया, फॉलोइंग स्टेट्स द फॉलोइंग। ठीक है, स्टेट द फॉलोइंग। अब क्या क्या चीजों के बारे में बताता है हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले 4 का 1 क्या बोलता है कि हमें क्या क्या चीज मेमोरेंडम ऑफ एक्शन में कंटेन करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या कंटेन करनी है? हमें सबसे पहले कंटेन करनी है कंपनी का नेम क्लॉज। दूसरा क्या कंटेन करना है? कंपनी का सिचुएशन क्लॉज। तीसरा क्या कंटेन करना है? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा क्या कंटेन करना है? कंपनी का लायबिलिटी क्लॉज। और पांचवा क्या कंटेन करना है? कंपनी का कैपिटल क्लॉज। लास्ट बट नॉट लीस्ट कंपनी क्या कंटेन करना है? कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो हमें ये सारी क्लॉजेस क्या करने हैं? कंपनी के कंटेन करने। टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं। 6 के 6 क्लॉजेस हमें क्या करने करते हैं? कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनको 6 के 6 क्लॉजेस नहीं होते, वो अभी आने वाले वीडियोस पे अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर अभी कंपनियों को क्या करना पड़ता है? 6 के 6 क्लॉजेस को क्या करने पड़ते हैं? कंटेन करने पड़ते हैं। पहला नेम क्लॉज आता है, पहला कौन सा आता है? पहला आपका नेम क्लॉज आता है, फिर उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है, फिर आपका लायबिलिटी क्लॉज आता है, फिर आपका कौन सा आता है? फिर आपका आता है कैपिटल क्लॉज, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है। तो जिसमें से हमने मेन बात किसमें पढ़ी थी? मेन हमने ये पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? मेन जो चीज हमने पढ़ी थी, है ना, हमने मेन पढ़ी थी कि हमें क्या करना पड़ता है सिचुएशन वाले क्लॉजेस के अंतर्गत पढ़ा था। हमने सिचुएशन क्लॉज में ये पढ़ा था कि हमें क्या करना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इन्फॉर्म करना है। किसको? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है 30 दिन के अंतर्गत, जिस दिन से इनकॉर्पोरेशन हुआ है। मेन बात हमने इसमें पढ़ी थी INC 22 फॉर्म में। ये चीज हमने मेन इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पास दोबारा लिख रहा हूँ। तो INC 22 फॉर्म में हमें क्या करना है? ये चीजें करनी है हमें। INC 22 फॉर्म में रजिस्ट्रार को फाइल करनी है, इन्फॉर्म करनी, फर्निश करनी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, रजिस्टर ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो हमने सेक्शन 4 का 1 भी कंप्लीट कर लिया। फिर सेक्शन 4 का 2 आता है। 4 का 2 क्या बोला गया? 4 का 2 ये बोलता है जो नेम होगा किसका? मेमोरेंडम का। जो नेम होगा मेमोरेंडम का वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जो नेम होगा MOA का, उसे नॉट क्या नहीं होना चाहिए? बी सच दैट नेम, जो कि सबसे पहली बात ये नहीं होनी चाहिए क्या? आइडेंटिकल। वो क्या नहीं होनी चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। फिर कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जहां पास, मतलब कोई ऐसे नाम नहीं कंटेन करना जो कंपनी जो है कंस्टिट्यूट कर रही है किसी प्रकार का, जो कंपनी जो है वो क्या कर रही है? कंस्टिट्यूट कर रही है किसी प्रकार का ऑफेंस। ये क्या हो रहा है? कंपनी जो क्या कर रही है? कंपनी कंस्टिट्यूट कर रही है किसी प्रकार का ऑफेंस किसी भी लॉ के अंतर्गत, अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंतर्गत किसी प्रकार का ऑफेंस कंस्टिट्यूट नहीं कर रही है। दूसरी बात, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल नहीं होनी चाहिए किसके ओपिनियन में? सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में।
इसके ओपिनियन में अनडिजायरेबल नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 4 का 2 भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। फिर अपन किस पे गए, सेक्शन 4 के 3 पे गए। तो सेक्शन 4 का 3 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 4 का 3 बात करता है कि हमें बिना प्रेजुडाइज किए हुए, क्या बोला सेक्शन 4 का 3 किसके बारे में बात करता है, बिना प्रेजुडाइज किए हुए 4 का 2, मतलब इसको बिना प्रेजुडाइज किए हुए, इसको प्रेजुडाइज किए बिना, हमें इसको बिना प्रेजुडाइज किए हुए बिना कंपनी होगी रजिस्टर नहीं करेगी किसी भी ऐसे नेम से, किसी भी ऐसे नेम से कंपनी रजिस्टर नहीं करेगी जो कि कंटेन कर रहा है क्या, कोई भी वर्ड, जो क्या कंटेन कर रहा है, कोई भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन जिसका पेट्रोनेज है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। कंटेन नहीं करेगी कोई भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन जिसका पेट्रोनेज है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर ये जो वर्ड है या एक्सप्रेशन है, क्या बोला गया है, जो वर्ड है या एक्सप्रेशन है हम इसे कंटेन कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमें क्या ऑब्टेन करनी पड़ेगी, हमें परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, कहाँ से ऑब्टेन करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन 4 का 3 भी खत्म कर लिया। अब 4 के 4 पे चलते हैं। 4 का 4 क्या बोलता है, 4 का 4 भी कोई बड़ी बात नहीं बोला गया। 4 का 4 क्या बोलता है, 4 का 4 वही बोलता है कि पर्सन जो होगा वेब बेस्ड, बस इसमें फॉर्म के बारे में बात किया, वेब बेस्ड फॉर्म डालना है, बस इसमें तो कुछ बात ही नहीं की गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है 4 का 5। 4 का 5, 4 का 5 किस बारे में बात करता है, इसमें ये बोला गया जो रजिस्ट्रार होगा किसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, उसे इसमें ये बोला गया नाम को रिजर्व करना है। मेन बात क्या बोली जा रही है इसमें, रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात की जा रही है। कितने दिन के लिए रिजर्व की जाएगा, 20 दिन के लिए रिजर्व की जाएगा। कितने दिन के लिए रिजर्व किया जाएगा, 20 दिन के लिए नाम रिजर्व किया जाएगा। किसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। कौन रिजर्व करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगी, नाम रिजर्व करेगी 20 दिन के लिए, जिस दिन से आपने एप्लीकेशन दी। ठीक है ना, कहाँ से, डेट ऑफ एप्लीकेशन से। ठीक है, बात खत्म। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या होता है, 4 का 5 बोलता है। 4 का 5 किसके बारे में बात करता है, 4 का 5 तुमने कर ली, सॉरी। 4 का 6 किसके बारे में बात करता है, तो एमओए किसी भी फॉर्म में हो सकता है। शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 है अपना, उसके अंतर्गत कुछ टेबल्स दिए गए हैं ना, क्या दिए गए, टेबल्स दिए, उसके अंतर्गत कुछ टेबल्स दिए गए, जैसे टेबल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या फिर डी हो गया, या फिर ई हो गया। ठीक है ना, तो ए बी सी डी ई हो गया, है ना। तो ये इन सब समय क्या बोला गया कि जो शेड्यूल 1 है जिसके अंतर्गत ये टेबल दिए गए हैं, तो एमओए इन सब में से किसी भी फॉर्म हो सकता है। टेबल ए बी सी डी, इन टेबल में से किसी भी फॉर्म में क्या हो सकता है, एमओए हो सकता है। तो टेबल जो है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, 4 का 6 पढ़ लिया। फिर बस 4 का 6 हमने जहाँ खत्म किया तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें में सबसे पहले क्या पढ़ा, एमओए क्या करता है, ये सेट आउट करता है, ये सेट आउट करता है। ये क्या सेट आउट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसका, कंपनी का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, सी ऑफ सी का मतलब क्या करता है, ये सेट आउट करता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी का। दूसरी चीज क्या बोली गई, ये डिफाइन करता है स्कोप किसका, कंपनीज के एक्टिविटी का। दूसरी चीज उसका रिलेशन आउटसाइडर वर्ड के साथ, आउटसाइडर वर्ड के साथ। ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइन करता है स्कोप किसी कंपनी की एक्टिविटी का, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, कंपनी की एक्टिविटी का, और रिलेशन आउटसाइडर वर्ड के साथ। तो ये क्या करता है, एमओए जो है डिफाइन करता है। फिर क्या हमने चीज पढ़ी, एमओए जो है इसे साइन किया गया है, किसके द्वारा साइन किया गया है, बाय ऑल 7 मेंबर्स के द्वारा। ऐसे पढ़ लेते हैं, एमओए जो है साइन किया गया, किसके द्वारा साइन किया गया है, साइन किया, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें और प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, साइन किया जाना चाहिए। इन केस अगर कोई मेंबर क्या है, इलिटरेट है, तो ऑन दैट केस उसको क्या एफिक्स करना पड़ेगा, अपना थंब एक्सप्रेशन एफिक्स करना पड़ेगा, अपना थंब इंप्रेशन क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, एफिक्स करना पड़ेगा। तो बस हमने ये क्या पढ़ा, पूरा सेक्शन 4 एमओए के बारे में कंप्लीट कर लिया। देखिए पूरा चार्ट फॉर्म में कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं पढ़ा, ध्यान से दीजिए। चलिए जल्दी याद करते हैं। एमओए में क्या बोला गया, हमने सबसे पहली बात पढ़ी कि एमओए को डिफाइन किया सेक्शन 2 के 56 के अंतर्गत, जहाँ क्या बोला गया, जिसे ओरिजिनली फ्रेम किया जाएगा फिर अल्टर किया जाएगा टाइम टू टाइम। फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत हमने पढ़ी सेक्शन 4 का क्या 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 चीजें ये इंक्लूड करेगा। सबसे पहले नेम क्लॉज इंक्लूड करेगा, सबसे पहले क्या इंक्लूड करेगा, नेम क्लॉज, सब्स्टिट्यूशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्स्टिट्यूशन क्लॉज के बारे में पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन क्लॉज के बारे में पढ़ा।
ठीक है ना, यही चीजें क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। सब्स्टिट्यूशन क्लॉज में हमने मेन चीज ये पढ़ी कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, किसको, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है 30 दिन के अंतर्गत जिस दिन से इनकॉर्पोरेशन हुआ। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में किसको इन्फॉर्म करना है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है 30 दिन के अंदर जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है। मेन बात ये आती है INC 22 फॉर्म में, INC 22 फॉर्म में फाइल करनी है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर 4 का 2 क्या बोला गया, 4 का 2 बोलता है नेम क्या होगा कंपनी का। तो कंपनी का जो नेम होगा, इसमें जो नेम होगा, सॉरी नेम जो होगा इसमें MOA में जो नेम होगा वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और कंपनी जो कि कोई ऐसा नाम नहीं कंटेन करेगी जो कि ऑफेंस क्रिएट कर रहा हो किसी भी लॉ के अंतर्गत, या फिर अनडिजायरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में। फिर हमने क्या पढ़ा 4 के 3 के अंतर्गत, बिना सबसेक्शन 4 के 2 को बिना प्रिजुडाइज किए हुए हमें क्या करना है, बिना प्रिजुडाइज किए हुए, ठीक है ना, हमें जो कंपनी का नेम होगा वो कोई नाम ऐसा कंटेन नहीं कर रहा हो जो कि किसी प्रकार का वर्ड या एक्सप्रेशन जो कि पेट्रोनेस मतलब क्या होता है, आस ना दे रहा हो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है फिर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, पर लेकिन वो वर्ड और एक्सप्रेशन जो हम कंटेन कर सकते हैं जब हम क्या कर लेंगे, परमिशन ऑब्टेन कर लेंगे कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्टेन करने। फिर 4 के हमने पढ़ा वेब बेस्ड फॉर्म के बारे में बात करनी जो कि प्रिस्क्राइब में फाइल की जाएगी, बात खत्म। फिर 4 के 5 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, 4 के 5 के अंतर्गत हमने कुछ बड़ी बात पढ़ी नहीं, हमने इतनी सी बात पढ़ी, क्या पढ़ी कि कंपनी जब हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रार को क्या करते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए नेम फाइल करते हैं, तो रजिस्ट्रार जो है वो क्या कहते हैं 20 दिन के लिए नाम को रिजर्वेशन कर लेता है, 20 दिन के लिए नाम को क्या कर लेता है, रिजर्वेशन कर लेगा, कब से, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। क्या क्या किसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो की दी जाती है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, उसके बेसिस पे ये क्या कर लेता है, 20 दिन के लिए नाम को रिजर्व कर लेता है। फिर 4 के 6 में आए तो 4 के 6 में भी कुछ नहीं बोला कि MOA ए टेबल ABCDE शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट के किसी भी फॉर्म के अकॉर्डिंग हो सकता है। फिर MOA जो होता है वो सेट आउट करता है, क्या सेट आउट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसका, कंपनी का। दूसरी चीज क्या बोली, डिफाइन करती है स्कोप किसी कंपनी की एक्टिविटी की, और रिलेशन किसके, आउटसाइडर के वर्ड के साथ के रिलेशन को क्या करता है, डिफाइन करता है स्कोप, रिलेशन के ये क्या करता है, स्कोप डिफाइन करता है किसका, रिलेशन क्या होगा आउटसाइडर बट के साथ। दूसरी चीज क्या बोलेगी, MOA में हमने लास्ट चीज पढ़ी, बस ये चीज पढ़ने के बाद हमारा पूरा MOA का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। MOA जो होगा वो साइन किया जाए किसके द्वारा, अगर पब्लिक कंपनी तो 7 मेंबर के द्वारा, अगर प्राइवेट कंपनी तो 2 मेंबर के द्वारा। अगर कोई मेंबर ऐसा जो साइन नहीं कर सकता, मतलब कि इलिटरेट है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका थंब मिसो एक्सप्रेशन क्या करेंगे, हम FX करवा लेंगे। तो बस MOA हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा MOA खत्म। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे किसके अंतर्गत, हम मूव करेंगे AOA के अंतर्गत मूव करेंगे, ठीक है। तो AOA चलिए स्टार्ट करते हैं अब AOA में, ठीक है। MOA हमने पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। AOA में क्या बोला गया, AOA सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि सेक्शन जो 5 है, AOA किसके, जो सेक्शन 5 है किससे डील करता है, आर्टिकल से डील करता है। हमने ये तो जानते हैं कि सेक्शन 5 किससे डील करता है, आर्टिकल से, पर आर्टिकल को डिफाइन कहाँ किया गया है, आर्टिकल को डिफाइन क्या किया गया, आर्टिकल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका, कंपनी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका, कंपनी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका, कंपनी का, ठीक है, जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया जाएगा। 1 मिनट चार्जिंग का थोड़ा इशू हो गया था, कोई बात नहीं, फिर हम फिर से बोल रहे हैं, हम क्या बोलना जा रहे हैं यहाँ पास, जो आर्टिकल है उसे डिफाइन कहाँ किया गया है, उसे डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जिसमें बोला गया इट मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जिसे ओरिजिनली फ्रेम किया जा रहा है या फिर अल्टर किया जा रहा है टाइम टू टाइम, मेरी बात को गौर कीजिएगा, जिसे ओरिजिनली फ्रेम किया जा रहा है या फिर अल्टर किया जा रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। 1 मिनट, इसे क्या किया जा रहा है, ओरिजिनली फ्रेम किया जा रहा है और अल्टर किया जा रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर क्या बोला गया, या फिर अप्लाई किया जा रहा है किसी पर्सन्स ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ में। तो डिफिनेशन दी गई थी किसकी, MOA की, सेम डिफिनेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की है। क्या किया जाएगा, एक AOA है जिसे ओरिजिनली फ्रेम किया जाएगा या फिर अल्टर किया जाएगा। तो हमने प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है, सेक्शन 9 कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में बात कर रहा है, बस बात खत्म। तो आर्टिकल कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जिसे ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है या फिर अल्टर किया जाता है टाइम टू टाइम, अप्लाई किया जाता है इन पर्सन्स ऑफ किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ से, मतलब कि कंपनी से 1956 की बात हो रही है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब अपन अब पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो 5 के अंतर्गत, सेक्शन 5 के अंतर्गत बताया क्या गया है। 5 का 1, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, आर्टिकल किसका, कंपनी का, वो कंटेन करेगा रेगुलेशन किसका, मैनेजमेंट का, क्या कंटेन करेगा, रेगुलेशन कंटेन करेगा किसका, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का।
मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, 5 का एक सबसे पहली बात ही 5 का जो एक सब सेक्शन 1 ही है ना, 5 का सब सेक्शन 1 ही है ना, ये क्या बोल देता है, जो कंपनी का आर्टिकल होगा ना वो कंटेन करेगा रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट को कैसे रेगुलेट किया जाए, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसे कैसे रेगुलेट किया जाए, वो चीज़ कहाँ कंटेन की जाएगी। जो आर्टिकल क्या कंटेन करता है, आर्टिकल कंटेन करता है कंपनी का जो मैनेजमेंट उसे कैसे रेगुलेट किया जाए, वो 5 के 1 के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, 5 का 2 क्या बोलता है, 5 का 2 बोलता है जो आर्टिकल है वो कंटेन करेगा वो सारे मैटर जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल 11 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 के। जो कंपनीज रूल 2014 जो है, जो कंपनीज रूल 2014 है उसके अंतर्गत रूल 11 आता है। तो इसमें ये बोला गया है कंटेन करेगा वो सारे मैटर इसे कंटेन करने पड़ेंगे जो प्रिस्क्राइब कहाँ किया गया है, रूल 11 में प्रिस्क्राइब किया गया है, किसे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के। ठीक है, फिर क्या बोला गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारा, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, इवन ये प्रोफेशनल्स में भी, प्रोफेशनल सीएस प्रोफेशनल में है ना, तो वहां पास भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो क्या बोला गया, सेक्शन 5 का 3 इंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ये जो सेक्शन है ना पूरे एमओयू दोनों को मिला के है ना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आप ध्यान, अभी कहीं भी ध्यान हो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, पर आप ध्यान कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि इंट्रेंचमेंट प्रोविजन जो है ना आज बस नहीं, आपको आने वाले प्रैक्टिकल लाइफ पे भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो सुनिए, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब होता क्या है, जो प्रोविजन है ना ये रिक्वायर्ड करता है अल्टर करना। तो हम क्या समझ गए, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन जो है किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अल्टरेशन के बारे में बात करता है। एंड मे अल्टर ओनली इफ कंडीशन प्रोसीजर, ओनली इफ कंडीशन या फिर प्रोसीजर्स जो कि मोर रेस्ट्रिक्टिव है देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसआर। एसआर के केस में जो एप्लीकेबल है, मतलब 100% अप्रूवल रिक्वायर होता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नॉट पब्लिक कंपनी। तो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन में ये बोला गया, जब आप कभी भी क्या करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी की, मेन बात सुनिएगा, आप किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी की। जब आप प्राइवेट कंपनी क्या करना चाहते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टरेशन करना चाहते हो, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करना चाहते हो, अल्टरेशन करना चाहते हो, तो ऑन दैट केस, मेरी बात को गौर सुनिएगा, तो ऑन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, 100% अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी, 100। अगर एसआर पास करोगे ना तो आपको 100% की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी एसआर पास करते के दौरान। फिर से बोलना चाहता हूँ, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन केवल एक ही चीज बोलता है, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहते हो तो ऑन दैट केस आपको 100% की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। एसआर पास करते टाइम 100% की अप्रूवल क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी केस में रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, फिर एसआर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उसे पास कर देते हो पब्लिक कंपनी केस में, तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। फिर 5 क्या बोला, 5 बोलता है जब कोई आर्टिकल कंटेन करता है कोई ऐसा प्रोविजन, किसका, इंट्रेंचमेंट का, तो कंपनी जो होगी क्या करेगी, नोटिस देगी किसको, रजिस्ट्रार को। अगर अब देखिए, आपकी अब कंपनी प्राइवेट कंपनी, आप क्या करना चाहते हो, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन का प्रोविजन, जो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है उसे आप क्या करना चाहते हो, कंटेन करना चाहते हो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी उस प्रोविजन के रिलेटेड। ठीक है, फिर क्या बोला गया, सेक्शन 5 का 6, एज पर शेड्यूल 1, शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड कंपनी है वो एडॉप्ट करेगी टेबल FGHIJ। हमने क्या पढ़ा था उसमें, कि जो हमने उसमें किसमें पढ़ा था, कि एमओए के अंतर्गत पढ़ा, हमने एमओए के अंतर्गत क्या पढ़ा था, तो क्या करेगी, जो एमओयू का किसी फॉर्म में हो सकता है, किसके, शेड्यूल फर्स्ट के टेबल ABCDE के हो सकता है, पर लेकिन हम यहाँ पास जो एमओयू होगा ना, जो शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, वो अडॉप्ट कर सकती है टेबल FGHIJ, काय के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, किसके लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक तो लास्ट ही चल रहा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका लास्ट पेज है। लास्ट पेज क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में केवल 3 बात बोलेगी। एओए जो होता है ना, ये बाय लॉज होता है, या फिर रूल्स होता है, या रेगुलेशंस होता है, जो गवर्न करता है, किसको गवर्न करता है, मैनेजमेंट को, किसके, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर को, जो कंपनी का जो मैनेजमेंट की इंटरनल अफेयर्स है ना उनको गवर्न करता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक प्रकार का बाय लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो गवर्न करते हैं, किसको गवर्न करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर्स को गवर्न करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर्स को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया, जो आर्टिकल कोई भी क्लॉज दिया गया है आर्टिकल में,
गोइंग बियॉन्ड एओए विल बी अल्ट्रा वायर्स। अगर कोई भी आर्टिकल मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, कोई भी क्लॉज दिया गया है ना, मान लीजिए ये क्लॉज दिया गया है कि आप ये कंपनी ये नहीं कर सकते, आपका अब वो कंपनी वही कर ही रही है, तो ऑन दैट केस अगर आप ये करते हो, कोई भी क्लॉज इसमें दिया गया है आर्टिकल में जो कहा जा रहा है एमओए के भी बाहर जा रहा है, मतलब अगर आप आर्टिकल में कोई क्लॉज दिया गया आप उसके बियॉन्ड चले जाओगे ना, तो उसे एसआर पास करके मेंबर के अप्रूवल के साथ आप क्या कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो। सेटलमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, सेटलमेंट कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, ठीक है, सेटलमेंट कर सकते हो। पर लेकिन वो ही आपने कोई ऐसा ऐड कर दिया जो एमओए के भी बाहर चला जा रहा है, तो वो क्या होगा, अल्टा वायर्स होगा। तब तो फिर उसे क्या, कंपनी ना तो मेंबर, किसी कितना भी अप्रूवल लगा लो तुम कर ही नहीं सकते हो। मतलब कोई भी आपको ऐसा एक्ट नहीं करना जो एमओए के बाहर चले जाए। फिर क्या बोला गया, एवज होता कंपलसरी होता है फाइल करने के लिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे कंपनी का तो 100% कंपलसरी उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बाद में चाहो तो बाद में कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो तो उसी समय आपको कंपलसरी होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, कंपलसरी होता है कि आप क्या करो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल करो। ठीक है, तो हमने इसे भी अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट फॉर्म पे पढ़ लेते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5, ठीक है, सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सुनिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, इसे डिफाइन कहाँ किया गया, इसे डिफाइन किया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया। कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया, जिस यहाँ पास क्या किया जाएगा, ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर किया जाएगा टाइम टू टाइम, बात खत्म। टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा, ओरिजिनली फ्रेम और अल्टर किया जाएगा। हमने इतनी सी चीज इसमें पढ़ी, ठीक है, एक मिनट, ठीक। फिर 2 का 5 सबसे पहला बात पढ़ा। फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, इंट्रोडक्शन हमने ये चीज पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि 5 का 1 किसे कहते हैं, 5 का 1 मिनट, 5 का 1 किसे कहते हैं। तो जो 5 का 1 है ना, मेरी बात को गौर सुनिएगा, जो 5 का 1 ये क्या बोलता है, आर्टिकल जो होगी ना कंटेन करेगी, क्या कंटेन करेगी, रेगुलेशन काय के लिए मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की, जो कंपनी की जो आर्टिकल है ये कंटेन करेगी, क्या कंटेन करेगी, रेगुलेशंस कंटेन करेगी, काय के लिए, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रेगुलेशन कंटेन करेगी। कौन कंटेन करेगी, आर्टिकल कंटेन करेगी। 5 का 1 बस इतनी सी बात बोलता है। 5 का 2 क्या बोलता है, 5 का 2 बोलता है कि कंपनी आर्टिकल जो होगा ना, वो सारे क्लॉजेस, वो सारे मैटर्स क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, जो रूल 11 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किए गए हैं। जो रूल 11 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो रूल 11 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किया गया है, वो सारे के सारे क्लॉज और मैटर को उन्हें क्या करना है, प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था क्या, 5 का 3, 5 का 3 किसके बारे में बात करता है, इंट्रेचमेंट प्रोविजन के बारे में बात करता है। इंट्रेचमेंट प्रोविजन के बारे में बात करता है, किस में बात करता है, इंट्रेचमेंट। इसमें इतनी सी बात बोली गई थी, अगर आपकी कौन है, प्राइवेट कंपनी है, और अगर आप क्या करना चाहते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहते हो, तो ऑन दैट केस आपको 100% अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी बाय पासिंग एसआर। जब आप एसआर पास कर रहे हो तो 100% आपको क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी, 100% अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बस बात खत्म। पर ये पब्लिक कंपनी केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या बोली गई, दूसरी बात ये बोली गई, दूसरी बात क्या बोली गई, दूसरी बात ये बोली गई, एसआर रिक्वायर्ड होता है अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी भी 5 का 4 किसी भी कंपनी का, किसका, किसी भी कंपनी नहीं, सॉरी, पब्लिक कंपनी का अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करना चाहते हो, अल्टर करना चाहते हो, तो उस केस में आपको एसआर रिक्वायर्ड होगा। 100% अप्रूवल की रिक्वायरमेंट वाली बात नहीं दी गई है, ठीक है। फिर अपन मूव करते हैं। अब क्या आता है, अब आता है 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5 क्या बोलता है, जब कोई भी कंपनी इंट्रेचमेंट प्रोविजन को क्या करती है, इंक्लूड करती है, तो ऑन दैट केस, इंक्लूड करती है तो ऑन दैट केस उस कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को, कि भैया मैं इंट्रेचमेंट प्रोविजन क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रेचमेंट प्रोविजन, ये रजिस्ट्रार को नोटिस तक देनी पड़ती है अगर इंट्रेचमेंट प्रोविजन इंक्लूड करो तो। देखें अब क्या बोला गया, फिर ये बोला गया शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी है, अडॉप्ट कर सकती है टेबल एफ जीएस। तो टेबल एफ
जो टेबल कौन सा टेबल है, जो टेबल FGHIJ है, जो टेबल FGHIJ, जो टेबल FGHIJ है, कोई भी कंपनी क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी, क्या के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। ठीक है, बात खत्म। 5 का 6 भी कंप्लीट हो गया। जब 5 का 6 कंप्लीट हुआ, एक मिनट, 5 का 6 कंप्लीट हुआ तो हमें लास्ट टॉपिक पे है। फिर हमें क्या पढ़ा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने क्या पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ये पढ़ा, एओए जो है ये क्या है, बाय लॉज। एओए जो है वो क्या है, बाय लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो कि सब क्या करते हैं, ये सब जो है ना भाई, ये गवर्न करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर को गवर्न करते हैं। क्या करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर को गवर्न करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या हमने पढ़ा, अगर कोई भी क्लॉज एओए के बाहर चला गया तो उसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर एमओए के बियॉन्ड चला गया तो उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते। चाहे मेंबर की अप्रूवल ले लो, चाहे SR पास कर दो, कुछ भी कर दो, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, अल्ट्रा वायर्स ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे, अल्ट्रा वायर्स ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, हमने लास्ट चीज ये पढ़ी कि अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं एक यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, कि इनकॉर्पोरेशन के दौरान एओए को फाइल करना है, बस बात खत्म। तो बस हम चलिए अब इसको जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर ये हमारा जो वीडियो है, लेक्चर है, इसे खत्म करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत हमने पढ़ा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोला गया, सेक्शन 5 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जो कि सबसे पहले सेक्शन 5 के अंतर्गत उसके प्रोविजंस दिए गए जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, जो कि ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है टाइम टू टाइम। फिर 5 का 1 आता है, 5 का 1 में क्या बोला, कोई इसमें ये 5 के 1 आया, 5 के 1 में ये बोला गया, 5 का 1 ये कंपनी जो होगी, इसमें ये बोला गया आर्टिकल किसका, कंपनी का, वो कंटेन करेगा क्या, रेगुलेशन किसका, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का। फिर 5 का 2 क्या बोला गया, 5 के 2 में भी कोई बड़ी बातें नहीं बोली गई। आर्टिकल जो होगा वो कंटेन करेगा सारे मैटर्स कंटेन करेगा जो कि रूल 11 के अंतर्गत क्या किए गए, प्रिस्क्राइब किए गए। फिर आर्टिकल 5 के 3 के अंतर्गत इंट्रेस्टमेंट प्रोविजन के बारे में बात करता है। प्राइवेट कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहती है तो उसके इसमें 100% की अप्रूवल रिकॉर्ड होती है SR पास करते हैं के दौरान। पर लेकिन पब्लिक कंपनी के इसमें SR ही दे दो तो चल जाएगा। SR मतलब 75% अप्रूवल होती है, वही है ना। फिर 5 के अंतर्गत कंपनी अगर इंट्रेंचमेंट प्रोविजन को क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है तो उसको नोटिस देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को नोटिस देनी पड़ेगी। तो 5 का 6 क्या आता है, 5 का 6 मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख देता हूँ 5 का 6। टेबल F है, तो टेबल F है, G है, H है, I है, J है, कंपनी अडॉप्ट कैसे, कौन, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है ना, आर्टिकल के लिए। फिर उसके बाद क्या बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। फिर अपन ने क्या पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या पढ़ा, कंपनी जो ये क्या बाय लॉज है, रूल्स है और रेगुलेशन है जो गवर्न करता है कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर्स को गवर्न करता है। बात खत्म। फिर क्या बोला हमने, फिर ये पढ़ा हमने, कोई बड़ी बात नहीं पढ़ी, अगर कोई भी क्लॉज एओए के बाहर जा रहा है तो उसे क्या रेक्टिफाई किया सकता है, लेकिन कोई भी क्लॉज एमओए के बाहर जा रहा है तो उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकता, उसे हम अल्ट्रा वायर्स ट्रीट करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी में एओ जो होगा उसे फाइल किया जाएगा किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। जब भी हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे कंपनी का तो एओ जो होगा उसे फाइल किया जाएगा, किसके द्वारा फाइल किया जाएगा, रजिस्ट्रार के द्वारा, सॉरी किसको फाइल किया जाएगा, रजिस्ट्रार, एट द टाइम इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा जब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो ऑन दैट केस। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट। ओके, सो थैंकिंग यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आप सभी को। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलता है हमें इस वीडियो से, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, कल इसको जिसको भी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉस के बारे में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि हम पूरा ये जो सीरीज़ है सेक्शन बाय सेक्शन चला रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स को ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों का मैं लिंक इसी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर देता हूँ, जिसे आप फॉलो कर लें। और ये नोट्स के लिए भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो नोट्स हैं इस सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 के, इसके बस नहीं, जितने भी मैं वीडियोस डालता हूँ सबके नोट्स मैं उसी पर डालता हूँ, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, जल्द मिलते हैं, जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।